अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मुझे ठीक कर ताकि मैं बोलूँ। तो वो आपने इलेक्शन देखा, अवाम जा और जितनी तादाद में लोग निकले पोलिंग स्टेशन पे, आप भी वोट कास्ट करने गए थे, लाइनें लगी हुई हैं। हमने 8 बजे कभी लाइनें नहीं देखी आज तक, वो भी इतनी लंबी लंबी। मैं अपनी तरफ से 7:30 बजे पहुंचा था। आप मेरे साथ थे ना, अवैस और उस्मान मेरे साथ थे, तो मैं अपनी तरफ से जल्दी पहुंचा था। और हम बड़े होशियार बन के गए कि जी हम जाएंगे तो खाली होगा, जाते ही हम वोट डाल देंगे। वो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी उस वक्त भी। ठीक है, नहीं तो क्या अवाम जाके वोट देती है इमरान खान को? जैसे अगर हम सियालकोट की बात करें, रेहाना इम्तियाज़ डार, और दूसरी तरफ होता ये है कि सुबह कोई जीता होता है फॉर्म 47 के मुताबिक। हुआ क्या 8 फरवरी को? देखें, मैंने 8 फरवरी को वोट पड़ा इमरान खान को और इलेक्शन हुआ, तकरीबन स्मूथ इलेक्शन था। अगर आप सिंध के कुछ एरियाज़ को निकाल दें या बलूचिस्तान को, तो आपके पंजाब में और केपी में इलेक्शन तो स्मूथ हुआ और वोटिंग ठीक हो गई उसमें। कौन? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सब? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी। आपके लिए मैं दुआ गो हूँ और आपका स्पेशली शुक्रिया अदा करना था। आपने मेरे लिए आवाज़ उठाई, आपने हर उस आदमी के लिए आवाज़ उठाई जिसके साथ ज़्यादती और जुल्म हुआ। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फ़रमाए। मुझे खुद आपके पास हाजिर होकर शुक्रिया अदा करना था, लेकिन वो कुछ टाइमिंग का इशू हुआ, उस वजह से हम मिल नहीं पाए आज। अल्लाह ताला आपको इस पे इस्तकामत अता फ़रमाए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मैं आपके पास हाजिर होऊंगा साहब किसी दिन इंशाल्लाह मुलाकात के लिए। आमीन, जज़ाकल्लाह, आमीन, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उस रात मेरे ऊपर 18 पर्चे हुए थे। वो जो मैरियट में कॉन्फ्रेंस हुई थी उस रात, उसी कॉन्फ्रेंस में मुझे नहीं पता था मैंने यहाँ तकरीर करनी है। मेरे पे पर्चे और थे। मुझे पुलिस ने फ़ोन किया था कि भाईजान घर छोड़ दें आप। मैंने कहा तुम आ जाओ, मैं अरेस्ट हो जाता हूँ। आपको पता, मैं शुरू से अब तक ये कहता हूँ यार, अरेस्ट करना है तो मैं हाजिर हूँ, गिरफ्तारी देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने भाग दौड़ तो मैंने की नहीं, मैं गिरफ्तारी दे देता हूँ। अब तो मेरे दोस्त तंग आगे कहते हैं अल्लाह का वास्ता साइड में हो जाएगा। वो पुलिस वाले मुझे कहते हैं कि भाईजान हम आपको गिरफ्तार कर देते हैं, हमारे घर वाले हमें गालियाँ देते हैं। मुझे एक एजेंसी के बंदे ने भी कहा है, पहिए वाले ने, उसने कहा यार तू सारी ईद ना खराब कर देना। अच्छा, आप ना ईद पे घर ना रहे। मैंने कहा क्यों? कहते जी हम पे सख्ती आ जाती है गवर्नमेंट की, वो हमें कुछ करना पड़ जाएगा, फिर हमारे घर वाले भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं, फिर हमारी ईद भी ख़राब हो जाएगी। तो उस वक्त ऐसा नहीं था। मुझे पुलिस ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आप निकल जाए, तो हमारी रेड आ रही है। तो मैंने कहा पर्चा? उन्होंने कहा पर्चा नहीं जनाब, पर्चे। अच्छा। अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, एक के बाद एक पर्चा, एक के बाद एक पर्चा। मुझे बीच में शुएब शाहीन साहब की रिक्वेस्ट आई कि पहुँचो इस्लामाबाद, हमारा एक प्रोग्राम है, उसमें आपने शिरकत करनी है। साथ मुझे 2-3 वकला की और आ गई। अब एक बंदे पे पर्चे हो रहे हैं और वकीलों की कॉल आए ना, तो बंदा कहता है यार वकीलों की तो ज़रूरत पड़नी है। तो वकीलों की बात टाली नहीं जाती यार, टाली नहीं जाती। मैंने कहा चलो। अच्छा, उससे 2 दिन पहले मेरे हथियार ले गए थे, असला वगैरह जो अब मेरे पास जो हथियार होते हैं सिक्योरिटी के लिए, 2 दिन पहले वो भी ले गए थे। एक तो मैंने हत्या हो गया, दूसरा मेरे ऊपर 18 पर्चे हो गए उस रात में। सुबह जब मैं सो के उठा तो 18 मुकम्मल हो गए थे। 6 तो रात को ही दे दिए थे इन्होंने। ठीक है। तो जब मैं सोकर उठा तकरीर करने से पहले 18 हो गए हुए थे। ठीक है। अभी मैं वहां बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने तकरीर करनी है। मैं तो गया था सिर्फ अटेंड करने के लिए, क्योंकि कोई कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करना, उन्होंने बुलाया, मैं बैठ जाऊंगा। मैं तो था ही नहीं, ना 3 में ना 13 में। मैं उधर जाके बैठ गया और मैंने अपना मोबाइल से देखना शुरू किया, तो उसी वक्त मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि मेरी जो आर्मर्ड गाड़ी है ना, उसका भी जो मेरे पास परमिट है वो कैंसिल हो गया। अच्छा। तो मेरे दिमाग में आया जैसे मुझे कोई मारना चाहता है। यानी हथियार मेरे ले लिए, उसके बाद जो गाड़ी मेरी हिफाजत कर सकती है वो भी ले ली, और 18 मुकदमे भी दे दिए। तो ये तो पूरा कत्ल का मंसूबा लग रहा है मुझे, यानी फील मुझे अब ये तो बहुत ज़्यादा मैं उसमें डिस्टर्ब हो गया और मेरे दिमाग में आया कि यार मैं फट जाऊँ किसी तरह। अभी मैं सोच रहा था कि मैं उठ के यहाँ से निकलूँ और को मशवरा करूँ किसी दोस्त से,
तो इतने में सामने शुएब शाहीन साहब ने कहा कि इमरान रियाज साहब जहाँ बैठे हैं वो सबसे पहले आ जाए बात करें। मैं चला गया। आपने देखा होगा जब मैंने बात करना शुरू किया तो पहले मैंने पीछे मुड़ के देखा कि बात क्या करनी है, बात क्या करनी है, पीछे लिखा हुआ था। हाँ, मैंने पीछे मुड़ के देखा रिजीम चेंज ऑपरेशन। मैंने कहा जी ये, मैंने कहा मेरे लिए तो कहानी शुरू हो गई थी 10 मार्च से। फिर जो कुछ था मैंने बोल दिया, ठीक है। और जो मैंने बोला वो कोई ये नहीं कहता कि तूने कोई गलत बात की, ये सब कहते हैं तूने सख्त बात की। और जहाँ तक बात है कि सरेंडर करने का किसके सामने करना है, कोई जंग चल रही है, और भाई एक मौक़िफ़ है, एक मौक़िफ़ मेरा है, एक मौक़िफ़ आपका है। आपके मौक़िफ़ को मैं गलत साबित करूंगा, ये मेरा दावा है। लगे रहते हैं और चला लें जितना चलाना है। देखिए इसको आप समझें, इसको अगर अब लड़ाई बनाएंगे ना, जंग बनाएंगे, तो अपने लोगों से जंग है ना। लोग मांग क्या रहे हैं? रूल ऑफ लॉ मांग रहे हैं मुल्क में, आज़ादी इज़हार राय मांग रहे हैं मुल्क में, हकीकी जमहूरियत मांग रहे हैं मुल्क में। लोग आज़ादी इज़हार राय मांग रहे हैं ना। ये कोई ऐसी चीज़ है जो लोग गलत मांग रहे हो? अपना मैंडेट मांग रहे हैं, बिल्कुल कोई गलत चीज़ तो नहीं मांग रहे। नहीं, मामला ये है कि मैंने इमरान खान से कहा था आप अमेरिका को डिमार्च कर देंगे, उसने कहा जी कर लूँगा। मैंने कहा अगर कर लेंगे तो मैं खड़ा हो जाऊँगा, आप नहीं कर पाएंगे। उसने सचमुच कर दिया। ठीक, सचमुच कर दिया। अच्छा इमरान भाई ये बताएं कि आपको जब पहली दफ़ा अरेस्ट किया गया टूल प्लाजा से, जब चकवाल में लेके आपको जा रहे थे, वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक़या हमने सुना है। जब बख्तरबंद गाड़ी में भी थे आप, तो किसी पुलिस वाले ने अपनी जोली, अपनी टांग दी आपको। यार मैं 2 दिन से जाग रहा था, कभी ये वाली अदालत, कभी अतर बिन अब्दुल्ला साहब वाली अदालत, उसके बाद जी को पिंडी में कोई अदालत है, वो उधर वो कोई FIA की वहाँ जाना था, वो उधर चला गया। उसके बाद कोई अटक वाली अदालत है, और उससे पहले रात को मैं जाग भी रहा था। तो यानी 2 दिन मैं जागता ही रहा हूँ थ्रू आउट। और उससे पहले जहाँ से मैं आ रहा था मुझे बुखार था, वो एक रात भी मैंने जाग के गुजारी हुई थी। तो 2-3 दिन से लगातार बंदा जागा हो तो बंदे को नींद आती है। मैं जैसे ही इस गाड़ी के अंदर बैठा, मैंने हिसाब किताब लगाया, मैंने कहा यार मुझे नींद आ रही है, तुम लोग सारे उस तरफ बैठ जाओ, मैं इधर सो जाता हूँ। वो नीचे ना चेन बांधने के लिए ना उसके अंदर हुक लगे हुए थे गाड़ी में। उन्होंने कहा सर आप इस पर गिर जाएंगे, आप जख्मी हो जाएंगे, तो तुम इतने सो जाओ। अच्छा, उसने मुझे अपनी रान की तरफ इतने सो जाओ। मैं कहा पक्की बात है? उसने कहा ठीक है पक्की बात है। मैं कहते सीधा हो गया बैठ, वो बैठ गया, मैं वहाँ सो गया। अच्छा मुझे आदत है मैं आंखों पे ना पट्टी बांध के या कोई चीज़ कपड़ा रख के सोता हूँ ताकि थोड़ा सा लाइट कम हो जाए। उस गाड़ी में लाइट भी आ रही थी, तो मेरे पास एक कपड़ा था, वो मैंने आंखों पे बांध के मैं सो गया। वो कहीं लोग समझे कि इसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ है ना। तो वो बाद में पुलिस वाला रो रहा था मेरे आगे, सर मैं फंस गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते सर वो मैं तो मुअत्तल भी हो गया हूँ और सारे मुझे। उसने किया क्या पता पुलिस वाले ने? उसने बेचारे ने वो एक उसको कोई फ़ोन आ गया। अच्छा, उसका कज़न था कोई यूरोप में या अमेरिका में, ठीक है। उसने उसको कहा कि यार तुसी इमरान रियाज में फड़ लिया। उसने कहा जी मेरी चोली से सुता हुआ है। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं। उसने कहा मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। उसने वो सेल्फी लेके ना मेरे समेत उसने अपने दोस्त को या पता नहीं कज़न को भेज दी, उसने उधर से वायरल कर दी। वो 5 मिनट में पूरे पाकिस्तान में फैल गया। आपको पता है सोशल मीडिया पे तो 1 मिनट ही लगता है। तो वो इस तरह एक हो गया वाक़या। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, जब आपको अगवा किया गया रिसेंटली, आपको मैंने पूछा क्या हुआ क्या नहीं, सारी कौम जानती है, आप बेहतर जानते हैं, ये नहीं बात करते। काफ़ी फ़ायदे से सब बुला के पूछ ले, फिर बता सकते हैं, फिर बता सकते हैं। ठीक है, वहाँ सबसे ज़्यादा किस चीज़ को याद करते थे आप? अल्लाह को याद करता है बंदा सबसे पहले और सबसे ज़्यादा। यानी जब आप मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो अल्लाह को याद करते हैं ना। ठीक है। तो मैं अल्लाह को याद करता था ज़्यादा। मेरे दिमाग में ये रहता था कि ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह इसमें से निकालेगा भी। और मैं ये सोचता था कि मेरा अल्लाह जब चाहेगा तो मैं ये बीच में से गुजर के यहाँ से निकल के घर चला जाऊँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। तो ऐसा हुआ भी। उसके अलावा कोई फैमिली में से या कोई दोस्त या कोई भाई या कोई ऐसा मोमेंट? यार अलग अलग फेजेस है ना, दिन ही इतने सारे थे, 142 दिन थे। कभी कोई एक बच्चा ज़्यादा याद आता था, कभी अम्मी ज़्यादा याद आ गई, कभी अब्बा जी याद आ गए, कभी बेगम याद आ गई, कभी दूसरा बच्चा याद आ गया, कभी भाई कोई बहुत ज़्यादा याद आ गया, कभी कोई दोस्त है वो दिमाग से नहीं निकल रहा, कभी कोई मेरा कुलीग है वो दिमाग से नहीं निकल रहा। तो यानी अलग अलग दिन में अलग अलग कोई बंदा आपके दिमाग में आ जाता है। दिन और रात वहाँ कैसे गुजरते थे कि फील पता ही नहीं था चलता कि दिन? यार नहीं, वो एक्सप्लेनेबल ही नहीं है चीज़ें, दफ़ा करें उनको। अच्छा चले दफ़ा करते हैं। यानी वो मुझे मैं चाहता नहीं कि उनको रिकॉल करूँ। चले
8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। कर लें। 8 फरवरी का इलेक्शन होता है। 11 दिन पहले मैंने काम शुरू किया था इलेक्शन से, बिल्कुल। आप तब कुछ दिन रह गए थे जब आपने 11 दिन पहले मैंने दोबारा आके व्लॉग्स स्टार्ट किए। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मुझे ठीक कर ताकि मैं बोलूँ। तो वो आपने इलेक्शन देखा, अवाम जाक और जितनी तादाद में लोग निकले, पोलिंग स्टेशन पे आप भी वोट कास्ट करने गए थे, लाइनें लगी हुई हैं। हमने 8 बजे कभी लाइनें नहीं देखी आज तक, वो भी इतनी लंबी लंबी। मैं अपनी तरफ से 7:30 बजे पहुंचा था। आप मेरे साथ थे ना, अवैस और उस्मान मेरे साथ थे, तो मैं अपनी तरफ से जल्दी पहुंचा था। और हम बड़े होशियार बन के गए कि जी हम जाएंगे तो खाली होगा, जाते ही हम वोट डाल देंगे। वो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी उस वक्त भी। ठीक है, अवाम जाके वोट देती है इमरान खान को। जैसे अगर हम सियालकोट की बात करें, रेहाना इम्तियाज़ डार, और दूसरी तरफ होता ये है कि सुबह कोई जीता होता है फॉर्म 47 के मुताबिक। हुआ क्या 8 फरवरी को? 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो हुआ तो स्मूथ, जैसे मैं आपको बता रहा था। केपी में और पंजाब में तो ठीक इलेक्शन हुआ, सिंध के अंदर जैसे होता है वैसे ही हुआ। और बलूचिस्तान में आपको पता है इलेक्शन तो ऐसा लगता होता ही नहीं है, कोई और ही गेम होती है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ उसके नताइज अगर इलेक्शन की तरह ही आते तो सिचुएशन आज कुछ और होती। रात को 10 या 11 बजे हमने जो रिकॉर्डिंग करवाई थी उसमें हमने बता दिया था कि 179 सीट्स के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। 179 हमने रिपोर्ट किया था, ये नंबर मौजूद है, वो वीलॉग निकाल कर आप अभी भी सुन सकते हैं। और मैंने वहाँ बता दिया था कि अब रिजल्ट रुक गए। रात को मैंने ये कहा था नाजरीन 12 बजे आप ये वीलॉग देखेंगे, 11 बजे मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अब तक 179 सीट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। जब रिजल्ट दोबारा आना शुरू होंगे तो हमें पता नहीं क्या रिजल्ट मिलेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। जब दोबारा शुरू हुआ काम तो पीपल्स पार्टी ऊपर जाना शुरू हो गई, नून लीग ऊपर जाना शुरू हो गई, फजलुर रहमान साहब को कुछ बांट दी गई, MQM को जो है वो एक भी सीट नहीं थी, उनको भी सीटें बांटी गई, सारा कराची दे दिया। तो तकरीबन जो है वो PTI से उनकी आधी सीटें छीन ली गई। आधी सीटें जिस पार्टी की छीन जाए उसने बेचारी ने क्या इक़्तिदार में आना है। ये जो मैंडेट छीना गया इसमें कसूर किसका है? क्या PTI की कोई हिकमत अमली तब सामने नजर नहीं? क्या कर सकते हैं आप? देखें, उन्होंने इलेक्शन डे के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया, इलेक्शन से पहले बहुत मुश्किल हालात में अच्छा परफॉर्म किया, पूरी उन्होंने कोशिश की, उन्होंने पहरा भी दिया फॉर्म 45 पे, फॉर्म 45 लेके भी वो कर गए। अब अगली गेम को उनको पता ही नहीं था कि नई गेम हो जाएगी उनके साथ फॉर्म 47 की। देखिए, जब सिस्टम ये सोच ले कि सिस्टम ने ज्यादती ही करनी है तो फिर आप जो मर्जी कर दें। आप गौर करें ना, अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है वो तो मुझे लगता है कि 8 फरवरी का जो है वो दोबारा रीटेलीकास्ट नहीं हुई, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा धांधली हुई है। काजी फायद ईसा का इस तमाम चीज़ में निशान ले लिया गया, ये हुआ वो हुआ, क्या रोल रहा? आपने क्या देखा? काजी फायद ईसा साहब का ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये परसेप्शन बड़ी तेज़ी से बनी है कि वो इमरान खान साहब पे गुस्से में है। और वो ना सिर्फ इमरान खान साहब पे गुस्से में है बल्कि वो तहरीक इंसाफ के बारे में जो फैसले उनकी अदालतों में आए जहाँ पे वो इंसाफ कर सकते थे, उन्होंने वो इक़दामात नहीं उठाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही थी। और तहरीक इंसाफ कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही थी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड में गए कि हमें दी जाए, वो नहीं उनको मिली। वो गए जी हमें जो आरोज़ हैं वो अदलिया के दिए जाएँ, वो उनको नहीं मिले। बल्ले का निशान जो हाई कोर्ट ने उनको वापस दिया वो उनसे फिर छीन लिया गया। और जिस जल्दबाजी में छीना गया कि एकदम केस लगा और एकदम फैसला है और एकदम बल्ला छीन लिया। यानी इतनी तेज़ी से क्या धांधली वाला केस सुना गया? नहीं सुना गया। क्या इतनी तेज़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार केसेस जो आए दोबारा वो सुने गए? नहीं सुने गए। तो तहरीक इंसाफ ये कहने में बहुत हद तक हक बजानिब है कि अदलिया से उनको इंसाफ नहीं मिला, स्पेशली कादी फायद ईसा साहब की अदालत से। ये तो वो ठीक कहते हैं बात। ठीक है, 9 मई के हवाले से बात कर देते हैं। 9 मई 10 को तो आप अरेस्ट हो गए थे, 10 के बाद जो हुआ वो तो आपने नहीं देखा। मुझे पता ही कुछ नहीं है उसके बाद। मैं सीरियसली अभी आपको बता रहा हूँ कि जितना अरसा मैं नहीं था ना, उस अरसे में जो जो चीज़ें हुई हैं मुझे अभी बाद औक़ात कुछ चीज़ें पता चलती हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि बाहर क्या था दुनिया में। वो जो 5 महीने में नहीं था ना, तो मैं नहीं था। मुझे अभी भी कभी कोई चीज़ पता चलती है, कोई खबर पता चलती है तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ था। तो उस बीच में जो कुछ भी हुआ इस मुल्क में मुझे नहीं पता। ठीक है,
5 माह आपने तो खैर बाद में तो काफ़ी बातें पता चल गई होंगी कि ये तहरीक इंसाफ छोड़ गया, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इसने इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगा वापस दिया। आके मुझे सारी चीज़ें पता चली ज़्यादा। ठीक है, इसको किस तरह देखते हैं आप, और क्या तहरीक इंसाफ को इनको वापस लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जो पार्टी को छोड़ गए हैं? देखें, ये तो इमरान खान साहब का तय करने वाली चीज़ है, उनकी पार्टी की मिलकर तय करने वाली चीज़ है। तजिया पेश करें, क्या ऐसा होना चाहिए? देखें, लोग खुशी से तो कोई भी पार्टी छोड़ के नहीं जाता ना। जो लोग खुशी खुशी छोड़ गए, उनकी खुशी चेहरे पे नजर भी आ रही है। कई लोग इक्तदार के लिए छोड़ कर गए ना, जाके दूसरी तरफ से इलेक्शन लड़ा, उन लोगों का केस अलग है। जो लोग छोड़ कर गए और खामोश होकर बैठ गए और उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, उनका केस अलग है। और जो लोग हिस्सा बन गए किसी प्रोपेगेंडा का, उनका केस अलग है। तो हर एक का केस अलग अलग है ना। ठीक है। तो इमरान खान साहब ने ये देखना है कि किसके लिए कितनी गुंजाइश पैदा करनी है। अल्टीमेटली ज़्यादा लोग वापस ही आ जाएंगे, ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अच्छा, ज़्यादा लोग वापस आ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें, इमरान खान की रहाई एक चीज़ है जी, इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस अब इतने ज़्यादा हैं कि वो अगर किसी को भी वापस ना ले तो उनका काम चलता है अभी भी। लेकिन आपको लगता है खान साहब लेंगे? देखें, अगर किसी को ना भी लेना तो इमरान खान के पास इतनी बड़ी तादाद में यूथ है और इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे लोग हैं कि उनको नए अपने पुराने बंदों की ज़रूरत भी नहीं है। वो पूरी पार्टी भी नहीं बना सकते हैं इस वक्त, जिस तरह लोग उनके पीछे हैं। करंट इश्यूज़ पे बात करते हैं। करेक्ट। मलक रियाज को वादा माफ गवाह बनने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। कुछ दिन पहले उनके जो दफ्तर है वहाँ रेड हुई, मलक रियाज की ट्वीट भी आई है कि मैं सारा जुल्म सह लूँगा, वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। किस किस को इनकलाबी बना दिया इस मुल्क में, अब आप अंदाजा करें। मलिक रियाज साहब ने इनकलाब का अलम उठाया हुआ है इस वक्त। अच्छा, मैं कभी भी उनका एडमायरर नहीं रहा। ठीक है। मलिक रियाज की कभी मैं तारीफ नहीं करता रहा ज़िंदगी में, और अपने आप को मैं दामन को बचा कर, क्योंकि मलिक रियाज के तो करीब से भी गुजरे तो प्लाट का इल्ज़ाम उसके ऊपर लग जाता है। तो बहुत सारे सहाफ़ी हमारे इन इल्ज़ामात से मुस्तफ़ीद भी होते रहे। अच्छा। और ब्यूरोक्रेसी में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट में क्या है, पॉलिटिक्स में क्या है, मीडिया में क्या है, यानी ये सारे धंधे मलिक रियाज के सामने बेनकाब है। उनके लैपटॉप के अंदर हर डिटेल है। एक में नहीं बल्कि मल्टीपल लैपटॉप्स के अंदर डिटेल होगी उनकी। तो मलिक रियाज साहब जो कर रहे थे इस मुल्क के अंदर, जो कारोबार वो चला रहे थे, अगर तो वो गैर कानूनी था तो आज तो नहीं हुआ ना। बिल्कुल, वो तो पिछली फिर कई दहाइयों से है। शहर के शहर आबाद हो गए हैं। देखें, जो उन्होंने बनाया उसको जाकर आप देखें, वो एक दिन में तो नहीं बना। ये वो 30 साल की कहानी है। इस 30 साल में ये हरकत नहीं हुई कभी। अगर कुछ गलत हो रहा था तो वो 30 साल से हो रहा था ना, पीछे कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि वो हिजाजी साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मैंने सिर्फ नोटिस भेजा था, तो नैब के 2 ब्रिगेडियर्स के जो है ना, मुझे फ़ोन आ गए थे और मेरे पे इतनी सख्ती हो गई थी कि आज तक जवाब ही नहीं आया वापस। तो आज देखें कैसे हालात बदले। मलिक रियाज के खिलाफ अगर उनके गलत कामों के ऊपर एक्शन होना था तो पहले होना चाहिए था। अब उनके इनकार के बाद जो एक्शन हो रहा है ना, वो अगर ठीक भी हो रहा है तो सारे उसको शक की नज़र से देखेंगे और उसका फ़ायदा मलिक साहब को होगा। मलिक साहब को फ़ायदा होगा। देखिए, मैं उसकी परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। सब लोग यही कहेंगे ज्यादती हो रही है, क्योंकि अगर तो एक्शन लेना था तो पहले लेना था। और अब अगर एक्शन लिया गया तो उस वक्त लिया गया जब मलिक साहब ने कहा मैं नहीं देना गवाही। तो ये जो टाइमिंग है और ये जो एक्ट है, अगर देखें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मलिक रियाज के साथ जो छापे पड़ रहे हैं वो गलत हो रहा है। हो सकता है वो ठीक हो रहा हो, हो सकता है वो ठीक हो रहा हो, लेकिन जिस वक्त वो हो रहा है ना, कोई नहीं मानेगा ठीक हो रहा है। ठीक है। इमरान जिस अंदाज में हो रहा है ना, इमरान खान साहब 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। पहले अटक जेल में रखा गया, उसके बाद अडियाला शिफ्ट किया गया। अभी तक अडियाला जेल में मौजूद है, 1 साल होने को करीब है। तो क्या कहना चाहेंगे, इमरान खान जेल में ही रहेंगे या बाहर आएंगे? कब बाहर आएंगे? देखिए, ये तो इमरान खान डिसाइड करेगा। तो आज़ादी का फैसला तो मेरा अल्लाह करता है, लेकिन अपनी यहाँ इस आज़ादी के मामले में इमरान खान ने खुद डिसाइड करना है कि उनको जल्दी है बाहर आने की। देखिए, उनको हमेशा अंदर तो रखा नहीं जा सकता, बाहर उन्होंने आ जाना है। अब ये उनका फैसला है कि उन्होंने बाहर कैसे आना है। इमरान खान अपने तरीके से बाहर आना चाहते हैं और निज़ाम इमरान खान को बाहर लाना चाहता है अपने तरीके से। तो अब डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब किस तरीके से बाहर आते हैं। तो आपको लगता है इमरान खान डील करके बाहर आएंगे? देख लेंगे। इमरान खान ने अगर यहाँ पे डील की
तो उसका इमरान खान साहब को नुकसान इतना बड़ा होगा कि वो सोच भी नहीं सकेंगे। और अगर उन्होंने बातचीत की और रास्ता किसी के लिए भी छोड़ा और अपने लिए भी निकाला फिर तो ठीक है। बातचीत की, डील ना की। बातचीत और डील में फ़र्क है ना। जब डील हो जाती है तो फिर इस तरह के काम होते हैं जिस तरह के मियाँ साहिबान के लिए हुए इस मुल्क में, कि हर जगह उनको इंसाफ उनकी दहलीज पे मिल रहा है। एयरपोर्ट पे इंसाफ, घर की दहलीज पे इंसाफ, जलसागाह में इंसाफ, सड़क पे इंसाफ, प्लाट में जिधर जाते हैं इंसाफ। मियाँ फैमिली को जिस किस्म का रिलीफ मिला है वो डील के नतीजे में हो सकता है, वो कभी भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में नहीं ऐसे होता। मियाँ साहब किधर खड़े हैं? मियाँ नवाज शरीफ। मियाँ साहब वहाँ खड़े हैं जहाँ से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। मियाँ साहब आज भी जनरल जलानी की गोद में खड़े। अच्छा। खड़े वापस मियाँ साहब घूम फिर के चक्कर लगा के उधर ही पहुँच गए वापस। नहीं, मियाँ साहब वो आपने खबरों में देखा होगा, बड़े बड़े इश्तिहारात, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तोते उड़े, क्या कबूतर उड़े। नवाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिया गया था और फिर अचानक से क्या होता है, पासा पलटता है। मियाँ साहब सिर्फ तंदूर का इफ्तिताह करने तक पहुँच जाते हैं। जहाँ ये मुल्क पहुँच गया, कोई भी वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहेगा। मैं आपको सीरियसली ये बता रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कड़वा घूंट किया हुआ है इस वक्त। सिर्फ मरीम नवाज़ की वजारत आला पंजाब है या अपने केसेस है, दीगर मामलात हैं, ये इनके गले में फंस गया सारा कुछ। कोई भी नहीं इस वक्त बनना चाहेगा, कोई नहीं। तो आपका ये ख्याल है कि ये मियाँ नवाज शरीफ का खुद फैसला था जो वो वज़ीर आज़म नहीं बने? मियाँ नवाज शरीफ के पल्ले क्या था? 2 सीटें वो इलेक्शन लड़े, दोनों ही वो हार गए थे, तो कैसे बन जाते वज़ीर आज़म वो? मियाँ साहब को इस बात का डर था कि वज़ीर आज़म बनूंगा, यास्मीन राशिद सीट वापस ले लेगी, मैं फिर बाहर हो जाऊंगा चौथी दफ़ा, फिर कहूँगा मुझे क्यों निकाला, लोग हंसेंगे। तो मियाँ साहब ने कहा जान छुड़ाओ, शहबाज शरीफ साहब की बात बन रही थी, बढ़ जाओ। ठीक है। इमरान खान जेल में, तहरीक इंसाफ की जो कभी मियाँ साहब का टोटल इनकलाब जो है ना अब इमरान खान के खिलाफ है, ये याद रखिएगा आप। मियाँ साहब का डंग निकल गया, बिल्कुल डंग उनका निकल गया। अब वो किसी को कुछ नहीं कह सकते, ना वो अदलिया को कुछ कह सकते हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट को, किसी को मियाँ साहब अब कुछ कह ही नहीं सकते। उनका पूरा डंग निकल गया। अब उन्होंने ले दे के जो भी करना है इमरान खान के खिलाफ करना है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, इमरान खान जेल में है, तहरीक इंसाफ की जो कबीना है, जो उनके रहनुमा हैं, आपको क्या लगता है वो इमरान खान की रहाई के हवाले से कुछ करते नज़र आ रहे हैं? वो कर भी नहीं सकते। देखें, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, वो क्या करेंगे? पब्लिक प्रेशर डाल सकते हैं। अभी इतनी सख्त गर्मी आने वाली है तो उसके अंदर तो कोई तहरीक चलती हुई नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल में क्या करना मेरे चाहिए? ख्याल में उन्हें अपोजिशन करनी चाहिए, अच्छी अपोजिशन करनी चाहिए। जो बजट के बाद सूरत पैदा होने वाली है ना, वो इतनी मुश्किल और इतनी संगीन है कि फिर पीटीआई को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पब्लिक खुद जो है वो एक ऐसी नहज पे पहुंच जाएगी कि वहाँ से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कमज़ोर भी होगी तो वो अपना रास्ता बना लेगी। अभी इमरान खान साहब को देखें, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं ना, रातों रात बाकायदा नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वो क्या नाम है, ऑर्डिनेंस पास हो रहे हैं, रातों रात चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस तरह छुट्टी का ऐलान कर दिया गया एक दिन, जिस तरह जजेस पे कोई अदम एतमाद करके भाग जाता है, कोई कुछ करके चला जाता है, डेट पे डेट मिल रही। कोशिश ये हो रही है कि जितना लिंगर ऑन हो जाए। मेरे ख्याल में गर्मियों की छुट्टियों तक के लिए इंतज़ार किया जा रहा है कि अदालतों की छुट्टियाँ हो जाए। गर्मियों की अदालतों की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो नए सिरे से फिर मामला आगे बढ़ेगा। ठीक है। चौधरी परवेज़ लाई के बारे में आपकी परसेप्शन थी कि इमरान खान का गलत फैसला है उन्हें सदर बनाना और वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकेंगे। चौधरी साहब तो डट गए हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब तो डट गए, शुजात साहब निकल गए बीच में से। मुझे लगा था ये शुजात के साथ चले जाएंगे, अपने भाई के साथ चले जाएंगे, लेकिन वो गए नहीं। दूसरी बात ये है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब के बारे में जो मेरा इख्तलाफ था वो उनके गवर्नेंस के ऊपर था, तरीक़ाकार के ऊपर था। जो चीज़ें उनके साथ जुड़ी हैं वो सवालात अभी मौजूद हैं, उनके जवाब तो नहीं आए ना। हाँ, ये बात है कि चौधरी परवेज़ लाई ने बड़ी मोटी पसली का मुजाहरा किया। उन्होंने बड़े सख्त हालात जो है उनको देखा और उनको बर्दाश्त किया, और इसके पीछे जो एक बड़ा किरदार है वो उनकी अहलिया का है। तो सबकी अहलिया का ये बहुत कम लोग जानते हैं कि चौधरी परवेज़ लाई के डट जाने के पीछे, लोग कहते हैं मुन्ना सलाई, कोई बेटा ऐसे नहीं करता कि बाप को जेल में डाल के खुद बाहर बैठा हो, वो नहीं करेगा ऐसा। मुन्ना सलाई के बारे में लोग कहते हैं, हालांकि मुन्ना सलाई की बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब से वाबस्तगी है। वो ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहें, इस पार्टी की मकबूलियत बहुत बड़ी है, हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर यहाँ पे मजबूत और महफूज रहेगा। फिर इनके अपने ख़ानदान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रकाबत है, तो उसमें वो ये सोचते हैं कि हमें आगे रहना चाहिए, उन्हें पीछे रहना चाहिए। इस चक्कर में भी है, इनकी टग ऑफ वार भी चल रहा है इनका
चौधराहट का भी चल रहा है ना, चौधरी फैमिली है तो चौधराहट का भी एक चल रहा है उनका। लेकिन जो असल में इस सारे के पीछे मजबूत करैक्टर है ना, जिसने चौधरी परवेज़ इलाही को भी खड़ा रखा, ये आप इन्वेस्टिगेट कर दीजिएगा, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अहलिया हैं। ठीक है। इमरान भाई ये बताएं, मौजूदा हालात में आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है और क्यों है? मौजूदा हालात में जी, मौजूदा हालात अभी जो लोग यहाँ मौजूद हैं जी, अभी जो लोग बस रहे हैं, जो हयात हैं, जो जिंदा हैं। अच्छा, हाँ, बहुत सारे हैं, मुझे आप बहुत पसंद हैं और बहुत सारे दोस्त हैं वो बहुत पसंद हैं। हर फील्ड का अलग अलग आदमी पसंद है मुझे, यानी अदालत में मुझे बाबर सत्तार साहब बहुत पसंद हैं, कियानी साहब बड़े पसंद हैं मुझे, अतर मनल्ला साहब बहुत पसंद है, काजी साहब मुझे बुला के पूछे मेरे बारे में, वो भी मुझे बड़े पसंद आएंगे बुला के पूछे। मीडिया में मुझे कुछ दोस्त बड़े पसंद हैं हमारे मीडिया में, और जो अभी टीवी चैनल्स पे काम कर पा रहे हैं, हमारी तो नौकरियां ही नहीं है, हम तो अब कर ही नहीं पा रहे, तो सोशल मीडिया में मुझे अलग लोग पसंद हैं बहुत ज़्यादा। आखिरी सेगमेंट, आपने वन लाइनर जवाब देना है, मैं नाम लूँगा, इमरान खान। और इस वक्त दुनिया में जो एक आदमी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना, वो मेरा वालिद है। माशाल्लाह, अल्लाह ने लंबी मैंने ज़िंदगी उनसे, अपने वालिद से मैंने वो चीज़ें सीखी जो मुझे कोई भी नहीं सिखा सकता। उन्होंने मुझे सिखाया सच बोलना, माशाल्लाह। उन्होंने मुझे सिखाया अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े होना, उन्होंने मुझे सिखाया सब्र करना, उन्होंने मुझे सिखाया हार ना मानना। नॉर्मली हमारे माँ बाप आजकल बच्चों को ये चीज़ें नहीं बताते। आई एम ब्लेस्ड कि मैंने अपने अब्बू से ये सीखा, तो मेरे अब्बू का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। आखिरी सेगमेंट, वन लाइनर, आपने एक लाइन में जवाब देना है, मैं सिर्फ नाम लूँगा, इमरान खान। कुछ नाम लेने हैं आपने, एक लाइन में बस, जो आपके दिल में आए ना, जो दिल में आया, आउट ऑफ सिलेबस। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, पाँव पे कुल्हाड़ा। अच्छा। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ अच्छा बच्चा। मरियम नवाज। ज़िद्दी और गुसीली खातून, टिक टॉकर। टिक टॉकर। मौलाना फजल रहमान। फजल रहमान साहब जो हैं वो स्टेटस को। स्टेटस को, या आसिफ अली जरदारी। एक लफ्ज़ में आसिफ अली जरदारी साहब को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बट अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है। मुराद सईद। लॉयल। शेर अफजल मरवत। दलेर है। दलेर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद। वन, एक ही है वो, एक ही है। इस तरह का सैंपल दूसरा नहीं है भाई पाकिस्तान में। तौबा तौबा। मुझे एक दिन कहती है, मैं वहाँ पे मेरे ऊपर केस था, मुझे कहती है तुम 1 साल गुजारोगे तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। तो उनको वो यास्मीन राशिद साहिबा एक्सेप्शन है, उनकी इस्तकामत को, उनकी जुर्रत को, उनकी हिम्मत को। नवाज शरीफ जब जेल में था ना, मेरी इनसे बात हुई थी। अच्छा। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर भी हूँ और इंसानियत के नाते भी मुझे इस आदमी को हर फैसिलिटी देनी है, और आज उसी नवाज शरीफ की बेटी वज़ीर आला है, और यास्मीन राशिद के साथ क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल। सनम जवेद। मुसीबत है बहुत बड़ी। किन के लिए? अपने मुखालिफिन के लिए। वो उसने नहीं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि जो भी ये फैसला कर रहा है ना कि सनम जावेद को अभी नहीं छोड़ना, वो बहुत सियाना है, क्योंकि उसने नहीं छोड़ना है इनको। मरियम नवाज के लिए मुसीबत उस दिन पैदा होगी जिस दिन ये बाहर आके बैठेगी असेंबली में, जिस दिन, ये आप याद रखिएगा मेरी बात, ये इतनी बड़ी चिपक होगी मरियम नवाज को। वाकई में अगर कोई टफ टाइम दे सकता है ना तो ये दे सकती है वहाँ पे। ठीक है। उस्मान बुज़ार। उस्मान बुज़ार, उसे कहते हैं कि वो सलमानी चादर पहन के लोग गायब नहीं हुए थे, सलमानी टोपी पहन के। तो वो मुझे ऐसा लगता है सलमानी टोपी वाला है। हामिद मीर। हामिद मीर इज़ अ गुड गाय, और स्पेशली मुझे, मैं उस दिन कॉल भी कर रहा था, मुझे उनका शुक्रिया भी अदा करना था और मुबारकबाद भी देनी थी। बट हामिद मीर साहब ने जिस तरह अब स्टैंड लिया, हालांकि जब रिजीम चेंज हो रहा था, हुकूमत बदल रही थी, उस वक्त हमें काफ़ी इख्तलाफ रहा हामिद मीर साहब की बात से, क्योंकि हम ये समझ रहे थे, मैं, अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर साहब, हमें ये लग रहा था कि ये ज़्यादती हो रही है और ये ऑर्गेनिक नहीं है।
और हामिद मीर साहब इससे थोड़ा सा डिफरेंट सोच रहे थे उस वक्त। अरशद शरीफ शहीद। तो हमें जो है वो अब शुक्र है कि हामिद मीर साहब की और हमारी सोच जो है वो एक लाइन में चल रही है, एक लाइन में चल गई और उन्हें लगता है कि वाकई ज्यादती हुई है। ठीक है, अरशद शरीफ शहीद, शहीद यही काफ़ी है। शहीद सदीक जान सदीक जान है सदीक जान है, जान है। आखिरी में हसनैन रफीक। हसनैन रफीक भाई है छोटा, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, सलामत रहें, जज़ाकल्लाह।